गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी हो। आज जिसने भी बिहार से टेट दिया होगा वही फिल कर सकता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यही हूँ आप लोगों के सामने ही। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? अलंकार पढ़ रहे थे। हम्म एक बार बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या किसी को पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया था, चाहे वो अलंकार हो, चाहे अपना शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार हो, उनमें कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे उससे आगे। ठीक है? किसी को कुछ ऐसा लगा हो कि भाई समझ में नहीं आया है या कुछ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक बार अब आपसी बातचीत बंद करवा देता हूँ। नो डाउट। चलिए फिर आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। और तो मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी लोग कल की मैराथन देखी थी? सभी ने? कल यूट्यूब पे मैंने मैराथन ली थी। पर्यायवाची बहुवचन। शब्द अलंकार के अंतर्गत ही अब हम शुरू करेंगे यमक अलंकार। ठीक है ना? आज हम शुरू करेंगे यमक अलंकार। दोहराने के लिए वो स्लाइड लगानी पड़ेगी, चलो लास्ट में दोहरा दूंगा मैं। आज हम पढ़ेंगे अब शब्दालंकार के अंदर यमक अलंकार, यमक और श्लेष। यमक अलंकार के बारे में देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नो साउंड। हाँ, चलिए देखिए, यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द अलंकार का ही पार्ट है। बड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्यों बार बार इसको कह रहा हूं कि शब्द अलंकार का ही पार्ट है। क्योंकि यमक अलंकार में भी शब्दों के आधार पर ही चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है ना? यहां पर भी आपको शब्द जो है
वो आएंगे, उसके आधार पर ही चमत्कार होगा। मतलब पढ़ने पर ही आपको शब्द का चमत्कार दिखेगा। कैसे? जैसे दिया गया है कि कनक कनकते 100 गुनी और मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब कनक कनक 2 बार आया है, यहां पर कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया गया हो। दोनों शब्दों का शब्द तो आए हैं 2 बार, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा यमक अलंकार में। यमक का मतलब अगर हम देखते हैं दो, यमक का मतलब क्या होता है? दो होता है। जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब यहां पर आप एग्जाम्पल देख ही पा रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अभी देखो सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में आप लोग देख रहे होंगे शंकर जी को लोग चढ़ा रहे हैं क्या? धतूरा। धतूरा। और एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण या सोना। तो कहते हैं अगर किसी को ज्यादा मिल जाए, अधिकाय मतलब ज्यादा मिल जाए सोना, तब भी वह पागल हो जाता है। अगर कोई कनक को ज्यादा खा लेता है, धतूरे को ज्यादा खा लेता है, तब भी पागल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो दिया गया है मुझे नहीं दिख रहा है, तो भाई एक बार रिफ्रेश कर लो, रिज्वाइन कर लो, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आपको सही दिखने लग जाएगा। बेल पत्थर नहीं। हम्म। तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि कनक धतूरा, और कनक क्या है गुरुदेव प्रणाम, मैं एमपी टेट वर्ग 2 की में एग्जाम देने के लिए बैच हिंदी एंड इंग्लिश लिया है, कब तक आएगा? अच्छा, मैंने बोला तो था, मेरे ख्याल से माइंड से उनके स्लिप हो गया। मैं एक बार दोबारा से आज आ, उनको रिमाइंड करा देता हूं, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आते ही। जैसा भी सूचना होगी आज मैं कर दूंगा पक्का। ठीक है ना विष्णु जी? चले आगे बढ़ते हैं। यहां पर काली घटा का घमंड घटा, इसी यमक अलंकार का ही दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब देखो काली घटा, यहां पर एक काली घटा मतलब काले रंग के लिए है। काले रंग की जो घटा है उसका घमंड घटना। यहां घटा का मतलब है घटने से। क्या है? घटने से है, और यहाँ क्या है? रंग से है। तो रंग दिया है एक जगह, काले का मतलब रंग से लिया गया, और दूसरी जगह घटने से लिया गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर एक ही जैसे शब्द आ रहे हैं 2 जगह, और दोनों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया गया है। कहीं घमंड घटने के संदर्भ में किया गया है, कहीं पर रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, रंग को दिखाने के लिए कहा गया है। तो यमक अलंकार में क्या होता है? जहां पर 2 शब्द आए, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 शब्द आएंगे और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, वहीं पर क्या होगा हमारा? अच्छा, एक यह है सजना है मुझे सजना के लिए। छोटे छोटे देखिएगा, फिर इसको हम बताते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक सजना क्या है? सजना सवरना वाला है, और दूसरा सजना क्या है? पति के लिए है, प्रेमी के लिए है, जो भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसके भी अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए है। एक क्या है? व्यक्ति परक है, और एक जो है क्रिया परक है। मतलब एक सजना क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा सजना जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, दोनों का अर्थ। हाँ, क्या नाम है? साहिल चौधरी जी। दूल्हा के लिए। ठीक है भाई, दूल्हे के लिए ही कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां क्या कह रहा है?
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, और 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। चंवर डुलाती, वो तो चंवर डुलाती है। ये पूरा जो कविता है वो उस समय का है जब मुगल शासकों के ऊपर, जो उस समय मुगल शासक थे, तो शिवाजी ने ऐसी हालत कर दी थी। उनकी जो महारानियां थी उनके बारे में कहा गया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, जो ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं में, ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, ऊंचे घोर, आज जो है ऊंचे जंगलों के अंदर गुफाओं में, मंदिर का मतलब होता अट्टालिका और मंदिर का अर्थ होता गुफा, आज गुफा के अंदर रहने को तैयार हैं। और 3 बेर खाती थी, जो 3 टाइम्स भोजन करती थी, वह आज क्या कर रही हैं? रहनवारी का मतलब रहने वाली, रहनवारी का मतलब होता है रहने वाली, वारी का मतलब है, ठीक है ना। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, और 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। पहले क्या है, वो 3 टाइम्स खाना खाती थी, आज ऐसी हालत हो गई है कि अब वह 3 बेरीज, बेर को खा करके जीवन है। चंवर डुलाती थी वो, उनके लिए क्या था, पर्दा, पर्दे का हवा चलता था, उससे उनको हवा आती थी। अब चंवर डुलाती हैं, अब क्या कर रही हैं, खुद जो है हाथ में लेकर के पंखी खुद हिला रही हैं। तो यहाँ पर जो है दो शब्दों को प्रयोग किया गया है, दोनों का अलग अलग अर्थ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंपल है, दो दो जगह ऐसे आएगा तो आपको देख लीजिएगा। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुनरुक्ति विप्सा वक्रोक्ति नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम श्लेष पर चलेंगे सीधे। हम मेन मेन पढ़ेंगे अभी, बाद में कोई पूछेगा, जानना चाहेगा तो अलग से उसको बता देंगे। मेन अभी क्या है, हमें अपने जो आते हैं एग्जाम में उसको देखना है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं भाई? श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना, सुन लीजिएगा, क्या होता है मतलब? चिपकना। जहां पर एक ही शब्द के, एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों, अनेक अर्थ चिपके हों, वहां क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार। एक ही शब्द, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष और चून। ठीक है, ऊपर वाली लाइन नहीं भी रहेगी तब भी चल जाएगा काम, नीचे वाली लाइन से हमें अर्थ निकालना है। कई बार क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर अगर पानी शब्द मुझे पता था, इसीलिए मैंने कहा ऊपर वाली लाइन नहीं भी रहेगी तब भी चल जाएगा। आप कह रहे हैं ऊपर शब्द जो है 3 बार पानी आया है, नहीं, उस पानी का अर्थ जो बाकी 2 बार पानी आए हैं उस पानी का कोई अर्थ नहीं है। आप देखोगे कि सिर्फ एक पानी का ही अर्थ तीनों जगह प्रयोग किया गया है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष और चून। ठीक है, यहां पर आप इसको समझिएगा कि ये दीपिका सिंह जी ये क्या लिख रहे हैं, लुलु लुलु जु 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 पी 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 ले ले, आखिर क्या है ये? आई आई ए ए, किसके हाथ में पहुंच गया फोन है? चलें, तो यहां पर पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। हाँ ठीक है, कर लेंगे जो भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। नहीं, फिर भी इतना डीप में नहीं पूछते हैं, जितना आ रहा है उतना मैं बता रहा हूं।
चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका पीआरटी हो, तीनों ही संदर्भों में जब तक हम स्पेशल पेपर के लिए तैयारी नहीं करते हैं कि भाई टीजीटी मुझे हिंदी हिंदी का ही करना है, तो उस पार्ट में हम इसको नहीं पूछते हैं ज्यादातर केसेस में। हम्म। कहते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जरा इधर देखिएगा कि जिसमें रहीम जी पानी के तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ होता है आदमी मनुष्य के संदर्भ में, जिसका मतलब होता है विनम्रता से। अब इसका अलग अलग लोग अर्थ लेते हैं, हम सिर्फ ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि मनुष्य विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है चमक या तेज से। बिना मोतियों का कोई मूल्य नहीं होता अगर उसमें चमक ना हो। तीसरा पानी का अर्थ होता है जिस जल से हम आटा गूंथते हैं। चून या चूने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। कहीं पर देखो ना, कहते हैं कि जो सीप होता है, सीप, पहले लोग खाना जब बनाते थे, सीप जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? हैं? सीप पहले जब लोग खाना बनाती थी महिलाएं, तो तालाब में से जा करके या नदी में से जा करके, समुद्र के किनारों से जा करके सीप लेकर के आते थे। और उस सीप को पहले सुखाया जाता था, उसको मार दिया जाता था। और मारने के बाद क्या है, वो जब उसके दोनों फलक अलग अलग हो जाते थे, मुंह खुल जाता था, तो उसको घिस दिया जाता था। उसके सेल को घिस करके फिर उससे ना आलू छिलते थे, या जो भी है लौकी, ये सब चीजें छिलने के लिए प्रयोग किया जाता था। नहीं, जरूरी नहीं कि समुद्र में ही मिलता हो सीप। सीप तालाब में भी, आसपास के गड्ढे गड्ढियों में भी मिल जाती हैं सीप। डिपेंड करता है उस सीप के अंदर। सीप के अंदर जो है, कहते हैं स्वाति नक्षत्र में अगर जल की बूंद पड़ती है तो मोती बनता है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी मोती बना देते हैं, उसी सीप को ही पालने लग गए, सीप का व्यापार करने लग गए हैं। उसमें पानी डाल करके जो है उसको प्रयोग करते हैं, डिस्टिल वाटर डाल दिया और उसको तैयार कर देते हैं, है ना। कुछ उसको सेतुही भी कहते थे, सेतुही, है ना, सीप को ही। अब यहां पर आप एक तो चीज समझ गए, सीप जिसके अंदर पानी की बूंद जाती है, वो जीवन रहता है उसमें। पानी का एक बूंद आता है। अभी कर लेना। उसके अंदर पानी जाता है तो उससे मोती तैयार होता है। और जब तक वो पानी की बूंद ना पड़े, तब तक उस मोती के ऊपर चमक नहीं आता है। वह क्या है, चमक नहीं आता, और बिना चमक के वह मोती बेकार है। दूसरा कह रहा है पानी। पानी का मतलब यहाँ विनम्रता दिया है, वैसे ही पानी का मतलब होता है इज्जत। कहते हैं अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तो पानी 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 हो गया, मतलब वह बेशर्म हो गया, उसकी शर्म खत्म हो गई। अब पानी पानी हो गया मतलब लज्जित हो गया, उसका क्या हो गया, उसकी जो इज्जत थी वो खत्म हो गई। तो पानी जो शब्द है इज्जत के लिए भी, मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वो जो घर में पुताई करते हैं चूना, या लोग खाने के लिए भी पान में लगाते हैं चूना, और उसमें भी अगर जल ना पड़े तो वो चूना बेकार है। उसमें अगर पानी मर गया तो चूना बेकार है, उस चूने का कोई यूज नहीं हो सकता है। अब लोग इसको चून मतलब आटा ले लेते हैं गूंथने के लिए। अदरवाइज इसका वास्तविक अर्थ ये है, जो रहीम दास का था दोहा, उसका वास्तविक अर्थ ये है बहुत सारी किताबों में, लेकिन ऐसे दिया जाता है। तो फिर भी कुछ भी संदर्भ में हो, आप सिर्फ सिंपल समझना कि एक बार पानी का जो पानी शब्द आया है, उस पानी के तीन अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। अगर मान लो इससे नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आगे हम। हम्म, अभंग और सभंग श्लेष के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। दरअसल क्या है, श्लेष अलंकार के दो भाग होते हैं। श्लेष अलंकार के भी दो भाग होते हैं। एक होता है अभंग श्लेष अलंकार और दूसरा होता है सभंग श्लेष अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार के अभंग और सभंग के पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को और दे दिया जाए। अभंग और सभंग श्लेष अलंकार।
अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ? शादी आपके बगल में, पड़ोसी आपका, मैं उसमें क्या हेल्प कर सकता हूं बताओ? शादी का एंजॉय करिए, श्लेष अलंकार। देखो एक एग्जांपल और लीजिएगा। कहते हैं चरण धरन चिंता करत। सुन लीजिए क्या है, यहां लिख देता हूं। चरण धरन और चिंता करत, चिंता करत, और चितवहु चारों ओर। चितवत या चितवहु चारों ओर, ठीक है। चहुओर भी चारों ओर भी, जैसे मतलब कर लो। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, खोजत फिरत, कौन? कवि। व्यभिचारी और चोर। बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कह रहा है कि चरण धरन चिंता करत, पैरों को बढ़ाना या कदम को बढ़ाना, फूक फूक करके कदम बढ़ा रहा है। चोर घर में दाखिल होता है तो क्या करता है भाई? चोर घर में दाखिल होता है तो क्या करता है? चोर जब घर में दाखिल होता है तो पहले चिंता करता है चारों ओर कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, चारों ओर देख लेता है। चितवहू मतलब चित्त, अपने ध्यान को चारों ओर फैलाता है वो, और चिंता भी करता है, चारों ओर चिंता करता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, दबे पांव आता है। और सुवर्ण को खोजत फिरत, फिर क्या खोजता है वो? सुवर्ण को खोजता है, स्वर्ण को खोजता है। चोर का खोजेगा भाई? सोना खोजेगा। सोना कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा? पहले कोई जाग तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसा वो चारों ओर करता है। मैंने लिख तो दिया है, देखो ना उस पे सामने लिख दिया है मैंने उस पे। कुछ नहीं दिख रहा है? एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो, या मैं खुद रुको करता हूँ। ये है, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो अभी दोबारा नजर आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कि एक एग्जाम्पल दिया है, चरण धरन चिंता करत और चितवहु चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। है ना? यहां पर लिखा है तो देखो, अभी दिखाई दे रहा सभी को। तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। ये जो सुबरन है, सुबरन का तीनों के अर्थ में प्रयोग किया गया है। किसके अर्थ में भाई? देखो, एक तो है कवि महाराज के लिए, एक है व्यभिचारी के लिए, और एक है चोर के लिए। अब देखो तीनों के अर्थ में अलग अलग है। क्या क्या है? ये सुबरन के तीन अर्थ निकाले गए हैं। कौन से तीन अर्थ हैं? एक है सुंदर वर्ण, मतलब एक है सोना, जिसको हम कहते हैं सुवर्ण। सुवर्ण मतलब भी सोना होता है। दूसरा सुंदर बदन, सुंदर बदन, और एक होता है सुंदर शब्द, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। अब देखो तीनों के अर्थ अर्थ में क्या अलग है? तीनों का काम यही है। कहते हैं कि कवि जब कोई रचना करता है, कवि जब कोई रचना करता है तो वो क्या करता है? अपने शब्दों को बड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ता है।
कहीं ऐसे ना हो मेरे शब्द प्रभावशाली हैं कि नहीं हैं। तो एक एक शब्द को अच्छे से देख करके, सोच समझ करके तभी वो आगे बढ़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है कि जिससे उसके पाठकों को उसके द्वारा किया गया अच्छा लगे। ठीक है। उसी तरीके से व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला पुरुष या व्यभिचार करने वाली महिला जो भी है, वह सुंदर वर्ण या सुंदर बदन वाले पुरुष या स्त्री की तलाश में रहता है। हाँ, और वो भी चारों ओर देखता है कि मेरे द्वारा किए गए इस काम को कोई देख तो नहीं रहा है, चारों ओर उसको भी डर बैठा रहता है, कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये तीनों ही। हम्म, यहां पर दिया गया है व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कवि हो या चोर हो, ये तीनों अलग अलग जो है, कोई शब्द की तलाश में है, कोई सोने के तलाश में है, कोई सुंदर बदन की तलाश में है, खूबसूरती की तलाश में है, अलग अलग तलाश करते रहते हैं, तीनों के संदर्भ में अलग अलग आता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कहते हैं मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन, मंगन को देख, देख पट देत बार बार, बार बार। अब देखो, ये जो पट है, पट के दो अर्थ होते हैं। ठीक है। पट देत बार बार, इनमें अगर हम देखते हैं पट के दो अर्थ होते हैं। एक होता है कपड़ा और दूसरा होता है दरवाजा। कहते हैं कि मंगन अर्थात मांगने वाले को, भीख मांगने वाले को समझ लीजिए, या मांगने वाला जो भी हो, यहां कहते हैं उल्टा और दरवाजा नहीं है, कपड़ा और दरवाजा होता है। पट मतलब कपड़ा, कि मांगने वाले को देख करके क्या करता है, दरवाजे को बार बार बंद कर देता है, कोई मांगने वाला ना आ जाए। दूसरा, देत पट बार बार, बार बार कपड़ा देता है। तो दो अर्थ इसके प्रयोग किए जाते हैं। प्रियतम बतला दे मेरा लाल कहाँ है। ठीक है। अब देखो एक चीज समझिएगा, यहां पर एक और एग्जांपल लीजिए। ठीक। नहीं, वो तो पट, वो जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं है। ही हंसे दीने रिंकी या के पापा। वो अगर पट्ट से मार दी तमाचा, वो नहीं है ये। पट्ट वाला पट नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पट्ट से मतलब तुरंत। ये पट मतलब दरवाजा, ये हिंदी के शब्द में साहित्यिक शब्द है। मैं समझ गया आप कहां से बोल रहे हैं। हम्म, ठीक है। आपने पट्ट वो जल्दी वाला काम समझ लिया। एक और एग्जांपल लीजिएगा, इसके बाद ये हम इसको आगे बढ़ेंगे यहां से। आ, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा ले रहा हूं जिससे कि पेपर में आ भी जाता है और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। प्रियतम बतला दे, बतला दे लाल मेरा कहाँ है, लाल मेरा कहाँ है।
अब देखो यहां पर प्रियतम बतला दे मेरा लाल कहाँ है। ये लाल के दो अर्थ होते हैं। एक लाल का मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, बेटा। और दूसरे लाल का मतलब होता है रत्न। रत्न में भी लाल और लाली शब्द होते हैं। लाडली, लाल, ये रत्न का नाम है, ठीक है। वीर बेटा नहीं, सुन लो। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। तो लाल का मतलब होता है बेटा और लाल का मतलब होता है रत्न। रत्न भी प्रयोग किया जाता है और लाल, हाँ, रत्न, रतन कह लो चाहे रत्न कह लो, बात एक ही है। कहते हैं माया महा ठगी हम जानी, त्रिगुण फास कर डोल, मध मधुर बोले बानी। तम, तीनों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तीन तरह का फास है। अब उसके अलग अलग अर्थ निकलने, सिंपल समझिएगा। यहां पर आपको इतना ही बताया गया है कि अभंग और सभंग पर अब लौट करके आते हैं। अभंग किसे कहते हैं और सभंग किसे कहते हैं। अभंग का मतलब क्या है? जो शब्द आ रहा है, जो शब्द आ रहा है, जैसे पानी शब्द आया, उसको बिना तोड़े, उसको बिना तोड़े अगर हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बिना तोड़े हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं अभंग। और जब हम उसको तोड़ करके अर्थ निकालते हैं और तोड़ने के बाद उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो उसे हम कहते हैं शभंग, ठीक है, शभंग। चलें, देखो जरा, तो लाल अभंग में देखो पहले, ओ, ओ, अभंग का मतलब क्या होता है? अभंग जिसे भंग ना किया जैसे, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े एक से अधिक अनेक अर्थ निकलते हो, वहां पर अभंग होता है। जैसे मैंने बताया कि पानी के संदर्भ में तीन अर्थ निकलते हैं, मोती मानुष चून के संदर्भ में अलग अलग निकलता है, तो यहाँ अभंग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कई सारे हैं, अभंग सभंग पूछा नहीं जाता है, सब सिर्फ इतना याद रखिएगा, जहां बिना तोड़े अर्थ निकलता हो। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए थे, बिना तोड़े ही सारे एग्जाम्पल निकाले हैं आप लोगों ने अलग अलग संदर्भों में। जितने एग्जाम्पल मैंने अभी दिए थे सारे अभंग के थे। अब बात करते हैं सभंग श्लेष अलंकार। सभंग का मतलब होता है जिसमें हमें शब्दों को तोड़ना पड़े। क्या करना पड़े? शब्दों को जहां हमें तोड़ना पड़े और तोड़ने के बाद ही अर्थ निकले, ठीक है। हाय राम जी, देखो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब यहां पर आप लोगों के सामने प्रयोग किया गया है सभंग। आप आपके सामने देखो, एक एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए अभंग और सभंग के बारे में। एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, चरण धरन चिंता कर चितवहु चारों ओर, और एक मंगन को देत फिर पट बार बार। क्या एग्जाम्पल दूं? सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब यहां पर अगर देखेंगे, सखर के दो अर्थ होते हैं, सखर, सुमंगल। सखर का अर्थ होता है कठोर और दूसरा होता है खर दूषण के साथ सखर। सखर का मतलब क्या होता है? खर हो, जो कठोर हो। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। एक सखर का मतलब होता है कठोर और दूसरे होता है सखर, खर के साथ में, खर के साथ, खर दूषण।
जो बिना दोष के राम जी लड़ रहे थे, किससे? राम जी लड़ रहे थे खरदूषण से, जो एकदम सुकोमल थे, और उनके साथ में जो आए थे दुष्ट लोग खरदूषण के साथ में। तुलसीदास जी कहते हैं, सखर सुमंगल मंजू दोष रहित दूषण सहित। दूषण, खरदूषण के साथ में दोष रहित होने पर भी युद्ध करना पड़ रहा था। और सखर, सखर यहाँ कठोर और सुकोमल मंजू और दोष रहित दूषण सहित। यहाँ पर ये जो सखर शब्द है, इसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हमने अर्थ निकाल लिया तो हो गया कठोर, और इसको अगर हमने निकाला तो स और खर शब्द बना। खर, वैसे देखा जाए सा का मतलब होता है साथ, और खर मतलब गधा भी होता है। अगर हम टुकड़े करते हैं तो गधा भी हो जाता है, तो गधे के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना समझना, जहां पर हम टुकड़े करके अर्थ निकालते हो, शब्द को तोड़ेंगे तो उसके दो अर्थ निकल जाएं, और वहां पर सभंग होगा। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। चिरंजीव जोरू जरुए, चिरंजीव जोरू जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा वो हलधर के बीर। अब यहां पर आप देखेंगे दो अर्थ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? अगर इस वाले पार्ट को हम समझने का प्रयास करें तो दो चीज निकलेंगे। वृषभानुजा शब्द को अलग करते हैं, को घट जा वृषभानुजा वो हलधर के वीर। एक वृषभानु शब्द, दो अलग अलग अर्थ निकलेगा इसका। एक है वृष भानु, वृषभानु और जा। वृषभानु की दुलारी कौन है? तो राधा रानी, राधा जी, है ना। वृषभानुजा मतलब वृषभान की पुत्री हैं राधा जी। अच्छा, एक शब्द क्या लेते हैं हम? वृषभ अनुजा, अनुजा। अब देखो, वृषभ मतलब क्या होता है? बैल, और बैल की अनुजा मतलब छोटी, तो बैल की छोटी क्या होगी? गाय। तो भाई क्या हो जाएगा? एक है गाय। इसी शब्द के दो अर्थ निकले टुकड़े करने पर। एक हो गया वृषभ अनुजा अर्थात बैल की छोटी बहन गाय, और एक हो गया वृषभानुजा अर्थात वृषभ, वृषभानु की जा, वृषभान की पुत्री। भाई आवाज वगैरह आ रही है सभी को? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं चिरंजीव जोरू जुरे, इन लोगों का साथ तो चिरंजीव है जो लगातार चलता रहेगा। क्यों न स्नेह गंभीर, स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा? को घटिए वृषभानुजा वो हलधर के वीर। अब देखो, वृषभ अनुजा और हलधर के वीर कौन है? अगर गाय के संदर्भ में लेंगे तो हलधर के वीर कौन है? बैल। बैल जो हैं हलधर हैं, हल को धारण करने वाले हैं, खेतों में जोतने वाले हैं बैल। अगर हम दूसरे संदर्भ में लेते हैं, अगर वृषभानुजा, वो वृषभानुजा अर्थात वह वृषभान की दुलारी हैं, और वह हलधर अर्थात किसके? वह हलधर अर्थात बलराम के भाई हैं। वह, तो इसी शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकले। एक शब्द की वजह से इसके दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसी कारण से इसको हम सभंग श्लेष अलंकार के अंतर्गत शामिल करते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि सभंग और अभंग श्लेष अलंकार में इतना ही है कि भाई जहां सभंग का मतलब होता है सभंग अर्थात जिसको तोड़ करके टुकड़े करके अर्थ निकालने पर दो अलग अलग अर्थों में निकले, वह कहलाएगा सभंग। और जहां पर अर्थ बिना टुकड़े किए निकलेंगे वहां पर हो जाएगा अभंग। तो सभंग अभंग श्लेष अलंकार आपका हो गया, या आपका यमक अलंकार हो गया। तो इसकी पीडीएफ तो मैं अभी दे दूंगा आप लोगों को। हम्म, ओके। तो चलें जी, तेजी के साथ में आप लोगों का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अभंग और सभंग मतलब यहां मैं कहूं तो आपका जो है शब्दा अलंकार हम खत्म कर देते हैं, रूपक अलंकार को शुरुआत करेंगे।
रूपक अलंकार को शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे शुरुआत हम करेंगे बाद में, अब हम शुरू करेंगे अर्था अलंकार। क्या करेंगे? अर्था अलंकार। अर्थात जहां पर अर्थ के आधार पर ही चमत्कार उत्पन्न होता हो। कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूं और वही एग्जाम्पल आज भी दूंगा। ठीक है, एक बनाता हूं मैं, कुछ तो बनाता हूं। थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं, बाद में हम जब क्लास कल शुरू करेंगे तो आगे देखेंगे। पहले लो जी। लो, ये है एक चांद, समझ लीजिएगा। इस काला चांद बना दिया मैंने यहां पर। ये क्या है? चांद है। ये क्या है? मुख है। ठीक है ना? ये क्या है? मुख है और ये है चांद। अगर मैं कहता हूं आपका मुख चांद के समान सुंदर है, सुंदर है। आगे बहुत सारे हमें अलंकार करने हैं, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, है ना? ये चीज समझना पड़ेगा हमें कि भाई कौन सा उपमा है, कौन सा उपमेय है, कौन सा वाचक शब्द है और कौन सा बिल्कुल समानाधिकरण है, मतलब समान है कौन सा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं जो पहले से प्रसिद्ध है, तो भाई कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है तो लड़कों के तो मुंह की तुलना कभी भी नहीं की जाती, ज्यादातर लड़कियों की ही तुलना की जाती है। तो अगर कोई किसी से प्रेम करता है, चाहे आज से 100 साल पहले कोई हो चाहे आज हो, ज्यादातर ना किसी की भी सुंदरता का बखान करने के लिए वो चांद बेचारा हमेशा हर किसी के साथ में तुलना किया जाता है चांद से। कहते हैं कि आपका मुख चांद के समान सुंदर है ना? चाहे करिया हो कलूटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई उसको खुश रखना है तो बोलना पड़ेगा ही ना, मुंह टेढ़ी क्यों ना हो, लेकिन बोलना पड़ेगा कि आपका मुख चांद के समान कैसा है? सुंदर है। अब चांद क्या है? चांद इसका मतलब पहले से ही सुंदर है, क्योंकि लोग बार बार उसी से उपमा कर रहे हैं। हाँ, 100 साल मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम। रूहान पढ़ लो। देखो,
जो पहले से प्रसिद्ध होता है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो बाकी लोग, जो पहले से प्रसिद्ध है, पहले से प्रसिद्ध है, उसे कहते हैं उपमा। क्या कहते हैं हम? उपमान। उपमा नहीं बल्कि उपमान, उपमान, उपमान कहा जाता है, ठीक है। और जिसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब जिसे प्रसिद्ध किया जा रहा है, जिसे प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है, की जा रही है, वह होता है उपमेय। अच्छा, तो यहां क्या हो गया? चांद हो गया उपमान, है ना, और मुख हो गया उपमेय। अब उपमान और उपमेय तो नहीं भूलेगा, उपमान और उपमेय तो नहीं भूलोगे ना अब? अच्छा जी, आगे। अब आ गया सुंदर। तो सुंदर तो मुंह भी है और सुंदर चांद भी है, तो दोनों में एक कॉमन चीज है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? सुंदर। तो सुंदरता दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साधारण धर्म। साधारण धर्म अर्थात जो दोनों में ही रहे, यह कहलाता है साधारण धर्म। जैसे मैं कहूं कि आपके होंठ गुलाब के जैसे हैं, सुंदर हैं या कोमल हैं, तो गुलाब ही भी कोमल है और आपके होंठ भी कोमल हैं। तो दोनों की तुलना अगर हम करते हैं तो दोनों क्या हैं? दोनों में समान क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूं आपके पैर कमल के समान सुंदर हैं, तो सुंदरता साधारण धर्म है, कमल भी सुंदर है, आपके पैर भी सुंदर हैं, ठीक है। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो। जैसे चांद सुंदर, आपका मुख भी सुंदर, ये क्या हो जाता है? सुंदरता इसमें सामार। हाँ, अब इस वाले पार्ट में हम देखें, और एक शब्द और है यहां पर बचा हुआ, वो क्या है? समान, सदृश्य। आप उसके सदृश्य हैं, आप इसके समान हैं, आप उसके समान हैं, आप इसके समान हैं। समान, सदृश्य या जैसा शब्द जहां प्रयोग किया जाता है, इसको हम कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां तीन चीजें समझी हमने: वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमेय और उपमान। अब देखो, जब हम शब्दालंकार से अर्थालंकार में आएंगे तो इन सब चीजों की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बता दिया आपको आज ही कि जब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये बताओ मुझे, जाते जाते, बहुत सारे लोग कह रहे हैं टेंशन है, ये है, वो है। बहुत वेरी गुड, टेंशन लीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं तो 100 गुना टेंशन लीजिए। अच्छा, ये बताएं कि ये टेंशन लेने से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे क्या? बताओ ना। 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे टेंशन लेने से? हम्म? मैं तो कहता हूं 4 गुना और टेंशन ले लो। अगर टेंशन लेने से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होते हैं तो टेंशन लो। लेकिन मुझे लगता है कि इस टेंशन लेने से गलत और हो जाएंगे। जो कुछ भी पढ़ो बड़े ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से पढ़ो। हो सकता है हजारों लोग टेंशन में हों, और आप जो है टेंशन अगर नहीं लेंगे तो आप जितना भी करेंगे वो सबसे बेस्ट करके आएंगे। 50 में से 25 किया तो आपका 25 सही होगा, और बाकी लोग 100 करके आए लेकिन 33 ही सही हुए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अपने आप जीरो बल्कि माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए
कृपया अगर मेरी इतनी बात मान लो कि टेंशन मत लो, टेंशन लेने से अगर कुछ होता है तो जरूर लीजिए। बस क्लास तो अपनी खत्म ही है, बस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टेंशन टाइम इज वरी टाइम, जिसको हम कहते हैं घबराहट, वरी टाइम इज स्टडी टाइम। जब भी आपको घबराहट हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसका एक ही इलाज है, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से पढ़ाई करने से ही हमारा भला होगा, ठीक है ना? तो चलें, वो ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में अभी लेता हूं मैं, हाँ, जय हिंद, जय भारत।